जीवन के सही प्रबंधन के लिए जरूरी है कि हम लोग अपने जीवन में 4 चीजों को सेट करें। पहला है हेल्थ सेट, दूसरा है हार्ट सेट, तीसरा है माइंड सेट और चौथा है सोल सेट। सब लोग बोल लीजिए। नंबर 1 पहला है हेल्थ सेट, सब बोल लो। दूसरा है हार्ट सेट, दूसरा है, तीसरा है माइंड सेट, तीसरा है, और चौथा है सोल सेट, चौथा है सोल सेट। पहले चरण में है हेल्थ सेट, अर्थात हर व्यक्ति को अपनी फिटनेस के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हमें जीवन भर इस बात का बोध बनाए रखना चाहिए कि मेरा स्वास्थ्य भी मेरे जीवन का मूल्यवान धन है। लोग अक्सर पैसे को ही धन समझते हैं, लेकिन लोग जो भूल कर जाते हैं वो ये समझने की कि हमारा स्वास्थ्य भी हमारा धन है। हम लोग धन कमाने के लिए 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे लगाते हैं, पर अपने स्वास्थ्य के धन को बचाने के लिए, अपने स्वास्थ्य के धन को अर्जित करने के लिए हम 1 घंटा भी पूरी तरह से रोज नहीं लगा पाते। जो लोग व्यापार करते हैं वे साल में 365 दिन व्यापार करते हैं, और जो लोग संडे की भी छुट्टी नहीं करते हैं वे साल में 365 दिन केवल एक ही चीज का अर्जन करते हैं, और वो है पैसा पैसा पैसा, धन धन धन, वेल्थ वेल्थ वेल्थ। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य हमारा धन है। और ये बात हमें भी समझनी चाहिए, युवा पीढ़ी को भी समझनी चाहिए। हमें बच्चों में भी इस बात का संस्कार डालना चाहिए कि बेटा हेल्थ इज वेल्थ, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही अपना जीवन जियो। चाहे खान पान हो, रहन सहन हो, जीवन शैली हो, उठना अथवा सोना हो, हमें हर चीज के साथ इस बिंदु को जोड़ना चाहिए, और वह है स्वास्थ्य। कितना अच्छा हो कि बच्चों को बचपन में जिस तरह से स्कूल में प्रवेश करते ही प्रतिदिन प्रार्थना गुनगुनाई जाती है, क्यों ना हर स्कूल में प्रतिदिन स्वास्थ्य के सूत्र भी कहे जाएं, बोले जाएं, सुने और सुनाए जाएं। केवल किताब में एक पाठ डालने भर से बच्चे याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भूलना मानव की प्रकृति है। पर प्रतिदिन अगर हम प्रार्थना के साथ साथ यदि स्वास्थ्य के सूत्र भी चाहे 10 सूत्र ही हो, पर अगर हम प्रतिदिन अपने बच्चों को उच्चारित करवाते हैं, तो रोज बोलते बोलते जब भी वे कोई गलत कदम उठाएंगे तो उन्हें स्वास्थ्य के सूत्र सावधान करेंगे, अलर्ट करेंगे। और इस तरह से अगर इंडिया फिट करनी है तो हर आदमी को फिट होना पड़ेगा, और आदमी अगर फिट है तभी तो आदमी जीवन भर ऊर्जावान रहेगा, जीवन में अच्छे काम करेगा। एक आलसी व्यक्ति से कैसे उम्मीद की जा सकती है? एक बीमार आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है? जिस आदमी ने अपने मन में मान लिया है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, उस बूढ़े आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है? लोग भाग रहे हैं, जिंदगी भाग दौड़ वाली बन गई है, लेकिन इस भाग दौड़ की जिंदगी में आदमी पांव से नहीं भाग रहा, कार से भाग रहा है, स्कूटर से भाग रहा है, और उसका परिणाम यह निकल रहा है कि आदमी भाग तो बहुत रहा है, पर खतरा यह आ गया है, आदमी जितना आगे बढ़ रहा है उसका पेट उससे ज्यादा आगे भाग रहा है। इंसान जितना भाग रहा है, इंसान का पेट, हमारी छाती से पेट हमारा अंदर है कि आगे है? क्या लग रहा है हमें? पेट हमारा
आगे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने तरक्की की है। किस में तरक्की की है? हाँ, हमने पेट बढ़ाने में तरक्की की है। ठीक कहा आपने, हमने पेट बढ़ाने में तरक्की की है। हमने दुनिया में तरक्की कम की है। हमने सफलता के लिए तरक्की कम की है और पेट को बढ़ाने के लिए हमने तरक्की ज्यादा कर ली है। हर व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। बोल लो, स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बिना सब कुछ अपूर्ण है। इसके बिना सब कुछ अपूर्ण है। कोई आदमी कितना भी बड़ा धनवान बन गया है, अमीर बन गया है, पर अगर डॉक्टर ने उसे बता दिया है कि अब उसे शुगर है, खाने पीने छूट गई। डॉक्टर ने कह दिया है बीपी बढ़ गई है, अब आदमी दौड़ भी नहीं पाता है। डॉक्टर ने अगर कह दिया है आपको कैंसर हो गया है, तो आधा टेंशन उसको ऐसे ही होता चला गया। डॉक्टर ने अगर कह दिया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, यानी हर तरह से आदमी नुकसान की तरफ जा रहा है। बच्चे, ये जो सामने बच्चे बैठे हैं, इनकी ABCD तो जेड पर जाकर खत्म होती है, पर जो लोग अपने पेट की सेवा में लगे हुए हैं, उनकी ABCD जेड पर जाकर खत्म नहीं होती, उनकी ABCD E पर ही जाकर के खत्म हो जाती है। कहाँ खत्म होती है? A फॉर अटैक, दिल पर हाथ रखकर बोलो, A फॉर अटैक, A फॉर अटैक, B फॉर BP ब्लड प्रेशर, C फॉर कोलेस्ट्रॉल, D फॉर डायबिटीज, डिप्रेशन। अरे भाई, बीमारियां तो इतनी सारी है कि एक एक अक्षर पर अपन 10-10 बीमारियों को सेट कर सकते हैं। पर A फॉर अटैक, B फॉर ब्लड प्रेशर, C फॉर कोलेस्ट्रॉल, D फॉर डिप्रेशन या डायबिटीज। दैट मीन्स जिस आदमी की ABCD बीमारियों से ही जुड़ रही है, उस आदमी की ABCD जेड पर जाकर खत्म नहीं होगी, बल्कि E फॉर एंड, अर्थात यहीं पर ही ई पर जाकर के आदमी पूरा हो जाएगा। आदमी की सेट होनी चाहिए, उनमें से पहली चीज है और वो है हेल्थ सेट। क्या है सबसे पहले? सब बोल लो। स्वस्थ शरीर मनुष्य की शक्ति है। बोल लो, स्वस्थ शरीर मनुष्य की शक्ति है, और जिसके पास ये शक्ति है वही समझदार व्यक्ति है। स्वस्थ शरीर क्या है? हमारी स्वस्थ शरीर हमारी शक्ति है, और जिसके पास स्वस्थ शरीर है वही समझदार व्यक्ति है। हम में से हर आदमी को जागरूक होना चाहिए अपनी हेल्थ के प्रति। मैंने बचपन में भी सुना था और आज भी सुनता हूं, और आपने भी सुना है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर को धर्म का पहला साधन समझो। शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो पूरी जिंदगी स्वस्थ रहेगी। शरीर स्वस्थ है तो धर्म भी हम कर पाएंगे। बीमार आदमी अपना दुखड़े को ही रोने से मुक्त नहीं हो पाता है, तो आदमी वो क्या तो सफलता पाएगा, क्या विद्यार्जन करेगा, और कैसे वो धनार्जन या धर्मार्जन कर पाएगा। इसलिए पहली बात, हम सब लोगों को अपने पूरे जीवन के लिए, पूरे वर्ष भर के लिए, पूरे महीने, पूरे सप्ताह, हर दिन के लिए लागू कर लेनी चाहिए, और वो है स्वास्थ्य ही मेरा धन है। अगर ये धन है मेरे पास तो आगे के और धन अर्जित करूंगा। मैं अपने आप को बीमार और बूढ़ा नहीं होने दूंगा। हो सकता है कई बीमारियां ऐसी हो जिन्हें नियंत्रित करना शायद हमारे हाथ में न हो, कि जैसे कि कोरोना आ गया था, तो शायद वो हमारे हाथ में नहीं रहा होगा। पर बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें आदमी अपने हाथों से कंट्रोल कर सकता है। हर आदमी को एक बात अपने दिल में उतार लेनी चाहिए कि मेरा चिकित्सक हॉस्पिटल का डॉक्टर न बने, बल्कि मेरा चिकित्सक मैं स्वयं बनूं। कौन बने? मैं खुद मेरा चिकित्सक बनूं। जरा सोचकर बताओ पल भर के लिए
कि कोई आदमी अगर जागरूकता रखता है कि मैं अभी अगर आधे घंटा चलकर आया हूं और घर पहुंचा हूं, पहुंचते ही आदमी सीधा फ्रिज खोलता है और ठंडा पानी पीता है, वो अपने जीवन में बीमारी को न्योता दे रहा है या स्वास्थ्य को? है कौन सी बीमारी हो जाएगी? खांसी, जुकाम, बुखार। अब बताइए कि इस बीमारी पर कंट्रोल करना हमारे हाथ में है या नहीं है? है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारा शरीर गर्म है तो पहले 20 मिनट आराम करो, शरीर को सहज होने दो, उसके बाद पानी का सेवन करो। सर्द गर्म हम लोग विवेक न रखने के कारण लोग आजकल कोई गर्म कॉफी पीते हैं और गर्म कॉफी के बाद में ही ऊपर वापस कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब बीमारी को निमंत्रण देना है। और निमंत्रण भी हम हाथ जोड़कर सादर निमंत्रण देते हैं कि बीमारी जी पधारिए, मेरी बॉडी के अंदर आइए, मेरी बॉडी के मंदिर को आप डिस्टर्ब कीजिए। हम चाहें तो अपने इस शरीर को शरीर न समझे, बल्कि शरीर को उतना ही सम्मान दें जितना कि हम परमात्मा के मंदिर को देते हैं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि शरीर के प्रति सबका सकारात्मक नजरिया होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। हर आदमी को अपने शरीर का सम्मान करना चाहिए। शरीर का सम्मान करो, शरीर के हर नस नाड़ी का सम्मान करो। कहने में ये अस्थियों का कंकाल है, पर अगर आप अपने भवन का ख्याल रखते हैं, अपने मकान का ख्याल रखते हैं, तो अपने इस शरीर के मकान का भी हम ख्याल क्यों ना रखें? ये शरीर अगर माटी का एक दिया है और आत्मा इसमें जलती हुई ज्योत है, तो भाई साहब ये ज्योत तभी तक तो जलेगी ना जब तक माटी का दिया रहेगा। अगर माटी का दिया ही बिखर गया, अगर माटी का दिया ही अंदर से कहीं से उसमें से रिसाव चल रहा है, तो तेल बह जाएगा और ये आत्मा की ज्योति बुझ जाएगी। तो इसलिए मैं खास तौर पर कहना चाहूंगा, हम सब लोगों को पहली जिस चीज को सेट करना चाहिए वो है हेल्थ सेट। क्या है? नंबर 1, सब बोल लो। जो नहीं बोल पाए वो भी बोल लो, जो गूंगे हैं वो भी बोल लो। क्या है? हाँ, हेल्थ सेट। सबसे पहले हमें इस पर काम कर लेना चाहिए। हमें अपने आप पर देखना चाहिए, मैं अभी कितनी दवाइयाँ खाता हूँ, मेरे शरीर में कहाँ कहाँ दर्द रहता है, मेरा पेट कितना आगे बढ़ गया या मेरी बैठक पिछवाड़े से आगे बढ़ गई है, मेरे शरीर में कहाँ कहाँ अनबैलेंस हो गया है। अगर आदमी अपना खुद का चिकित्सक बने और मन में अगर संकल्प कर ले तो संकल्प से सिद्धि मिलती है। आदमी अगर संकल्प करके 1 महीने तक अपने संकल्प का अनुसरण करता रहे, अपने संकल्प के लिए समाधान ढूंढता रहे, अपने संकल्प पर काम करता रहे, तो भाई साहब घिसते घिसते तो पत्थर भी गोल बन जाता है। पानी की बूंद भी अगर लगातार 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 गिरती जाएगी किसी पत्थर पर, तो उसमें भी वो छेद कर देगी। अर्थात दुनिया में ऐसा कोई बीज नहीं जिसका कोई फल ना हो, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल ना हो। दुनिया में ऐसा कोई बीज नहीं जिसका कोई फल ना हो, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल ना हो। स्वस्थ व्यक्ति ही भाग्यशाली है, उसी के जीवन में खुशहाली है। इसलिए शरीर पर ध्यान देना जरूरी है। ये शरीर वीणा के तारों की तरह है। वीणा के तारों से अगर संगीत निकालना है तो हमें तारों को साधना पड़ता है। ना तो तारों को बहुत ज़्यादा ढीला छोड़ो और ना ही बहुत ज़्यादा इन्हें कसो। ना केवल बहुत ज़्यादा खा खा करके ना तो इसे मोटा करो और ना ही बहुत ज़्यादा भूखे रह रह कर और इसे सूखा डालो। शरीर को हमें
साधना होगा, ताकि ये जितना हम आयुष्य लिखा कर लाए हैं भगवान के घर से या अपने आत्मा के घर से, उतने साल तक ये शरीर हमारा स्वस्थ रह सके और जीवन के लिए हमेशा सहयोगी बना हुआ रहे। हम अगर अपने स्वास्थ्य का पीछा करेंगे तो अपने आप ज्यों ज्यों हम इसका पीछा करते चले जाएंगे, त्यों त्यों हम धीरे धीरे, कुछ रोग सप्ताह भर में कट जाएंगे, कुछ रोग 15 दिन में कट जाएंगे, कुछ रोग 1 महीने में कट जाएंगे, हो सकता है कुछ रोग और भी बड़े हों तो साल 6 महीने में तो हर रोग का समाधान हो ही सकता है। अपने दिमाग में ये आज जब आपने कहा है कि समाधान निकाल सकते हैं, समाधान हो सकता है, तो समाधान कब होगा? जब पीछा करेंगे ना। भागता हुआ चोर कब पकड़ में आएगा? जब हम उसका पीछा करेंगे। तो लो ना, अपने भीतर संकल्प लो और मन में ठानो, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मान लिया तो हार है, पर ठान लिया तो जीत। अगर हम अपने भीतर में ठान लेते हैं कि नहीं, मैं इसके लिए जो मुझे करना पड़ेगा मैं करूंगा, पर इसे उपलब्ध करके ही रहूंगा। आज का मोटिवेशन देने के लिए आप सब लोगों को एक प्रतीकात्मक कहानी निवेदन कर रहा हूं। एक राजा बड़ा लोकप्रिय था, न्यायप्रिय भी था, धर्मनिष्ठ भी था, प्रजा का हित चिंतन चाहने वाला था। उसने अपने राज्य के संचालन के लिए अलग अलग मंत्री भी नियुक्त कर रखे थे और मंत्रियों को दायित्व सौंपा हुआ था कि वो मंत्री पूरे राज्य के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, अमुक मंत्री पूरे राज्य के धन अर्जन का ध्यान रखेगा, अमुक मंत्री देश की सीमा का ध्यान रखेगा। तो अलग अलग दायित्व सौंप दिए थे और हर व्यक्ति को अपने घर के लिए भी ऐसे ही दायित्व सौंप देने चाहिए। अगर सारा छाती कूटा खुद पर रखोगे तो लोड बढ़ेगा ना। तो लोड अगर बढ़ गया तो जिंदगी को जीना मुश्किल हो जाएगा, जिंदगी को फिर ढोना पड़ेगा, जिंदगी को जीने का आनंद तब नहीं रह पाएगा। हर आदमी को घर में देख लेना चाहिए कि हम घर में 6 मेंबर हैं, तो 6 मेंबर आपस में क्या करो, कार्य बांट लो। घर की जवाबदारी पत्नी है, यह आपकी जवाबदारी पर पैसे का अर्जन करना है, चलो पुरुष हैं आप, तो पुरुष ने अपने पर जवाबदारी ले ली। आपकी बड़ी बेटी है, बेटा घर में कपड़े धोने की जवाबदारी तुम उठा लो, अमुक बच्चा ये जवाबदारी उठा ले, अमुक व्यक्ति या अमुक भाई ये जवाबदारी उठा ले। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा सबके लिए जीवन जीना आसान हो जाएगा। नहीं तो एक ही आदमी सारा लोड अपने पर रहेगा, सारा लोड अगर अपने पर रखेगा तो जिंदगी जिंदगी नहीं रहेगी, जिंदगी एक छाती कूटा बन जाएगी। और कूटा चाहे मिर्ची कूटा हो या छाती कूटा, दोनों एक बराबर ही होते हैं। राजा ने अलग अलग नियुक्तियां कर रखी थी, अलग अलग जवाबदारियां सौंप रखी थी। मैं खुद भी इस बात का पक्षधर हूं कि हर व्यक्ति को, चाहे घर हो, समाज हो, संस्थान हो, देश हो, अलग अलग व्यवस्थाएं सौंप देनी चाहिए। तो जैसे देखो ना, जैसे देश है तो देश के लिए वित्त मंत्री अलग है, स्वास्थ्य मंत्री अलग है, विदेश मंत्री अलग है, गृह मंत्री अलग है। तो वैसे ही हमारा घर क्या एक छोटा सा देश है? घर क्या है? एक छोटा सा देश है। देश क्या है? एक बहुत बड़ा घर है। तो घर के सही प्रबंधन के लिए हमें जवाबदारियां आपस में बांट लेनी चाहिए। राजा ने भी बांट रखी थी, पर एक दिन एक महानुभाव आए और आकर राजा के सामने शिकायत करने लगे और कहने लगे, मंत्रीजन भी बैठे थे और अनुरोध किया, राजन मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ गया हूं, बड़ी समस्या से घिर गया हूं। राजा ने पूछा क्या समस्या है? बोले साहब मेरा बेटा केवल 27 वर्ष का है,
पर उसके बाल सफेद होने लग गए। मात्र 27 वर्ष की उम्र में उसका पेट बाहर आने लग गया है। अब उसे इतना आलस से घेर रहा है कि वो काम करने की भी उसकी इच्छा नहीं होती। मैंने कई हकीमों से, वैद्यों से, डॉक्टरों से इलाज करवाया, मगर किसी से भी उसको राहत नहीं मिल पाई। उल्टा वो दिन भर आलसी की तरह सोया पड़ा रहता है। राजन, आप कुछ समाधान करवाइए। राजा ने स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि समाधान करो। स्वास्थ्य मंत्री ने राजवैद्य को बुलवाया, उनसे इलाज भी करवाया, पर बात बन नहीं पाई। पर एक हफ्ते में तो और 5-7 लोग आ गए राजा के पास। महीना भर बीता होगा तब तक तो 100-50 लोग आ गए राजा के पास यही शिकायत करने के लिए कि सब पता नहीं कौन सी बीमारियां लग रही हैं, हमारे बच्चे काम के लायक नहीं रहे, सबके पेट फूल रहे हैं, सबको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है। बहू से कहते हैं तो कहते हैं मेरे तो माइग्रेन है। सबकी अपनी अपनी समस्या बढ़ती चली जा रही है। लगता है कोई बहुत बड़ी बीमारियां हमारे राज्य में फैल रही है। राजन, आप ही कोई समाधान करो। सारे राजवैद्य, हकीम, चिकित्सक, मंत्रीगण सभी ने अपने अपने प्रयास कर लिए, पर समाधान न निकल पाया और बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही थी। राजा चिंतित हुआ। आखिर उन्हें जानकारी मिली कि हमारे राज्य के पास ही जो राज्य है वहां पर एक बड़े ज्ञानी संत रहते हैं और वो सभी प्रकार के आयुर्वेदों के निष्णात विज्ञाता हैं। तो बोले कि उनसे अगर सलाह ली जाए तो कोई समाधान मिल सकता है। ज्ञानी संत को अनुरोध किया गया। ज्ञानी संत जनहित के लिए काम करते थे। उन्होंने कहा मैं अवश्य आपके राज्य में आऊँगा और समाधान देखूंगा। वे आए, उन्होंने लोगों को देखा और लोगों को देखा, राज्य को देखा। राजा से कहा कि राजन, मैं आपकी समस्या को मात्र 10-12 दिन में हल कर देता हूँ। बोले प्रभु, ये तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, केवल 10-12 दिन में हर बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। केवल आप पहला काम ये करवा दीजिए कि आपके शहर में जहां जहां भी गंदगी पड़ी है, सारी गंदगी सबसे पहले साफ करवा दीजिए और राजाज्ञा निकाल दीजिए कि कोई भी नगरवासी अगर नगर में गंदगी करेगा तो राजकीय दंड का भागीदार होगा। सबसे पहले गंदगी हटवाइए और आपके शहर का जो सबसे बड़ा खाली स्थान है, जिसे आज की भाषा में हम स्टेडियम कहते हैं, तो सबसे कह दो कि कल सुबह सबको वहां पर आना है। तो सब के सब वहां पर राजा की आज्ञा थी और सबको अपने लिए समाधान चाहिए था, बीमारी हटानी थी और समय में आने वाले बुढ़ापे को हटाना था। सफेद बाल क्या है? जवानी का प्रतीक है या बुढ़ापे का? बुढ़ापे का। तो 27 साल की उम्र में भी अगर सफेद बाल होने लगे तो यानी बुढ़ापा आ गया। तो सबको अपनी अपनी बीमारी और बुढ़ापे का समाधान चाहिए था। सारा नगर उपस्थित हो गया। ज्ञानी संत ने कहा कि मैं तुम सब लोगों से मात्र 10-12 दिन की मोहलत चाहता हूं और जैसा कहूं वैसा करते चले जाओ। पहले दिन उन्होंने सलाह दी कि कल सभी लोग 2 काम करेंगे। पहला काम है, कल सुबह सभी लोग 5 से 5:30 के बीच में जग जाएंगे। क्या है पहला काम? सब बोल लो। 5 से 5:30 के बीच में जग जाएंगे। 5 बजे जगना है, लास्ट 5:30 बजे अंतिम समय सबके लिए दिया जा रहा है। और सुबह जगने के बाद सभी लोगों को 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। पहला काम क्या है? नंबर 1, 5 बजे जगना है और दूसरा 2-3 गिलास गुनगुना पानी पीना है, क्योंकि सबके पेट बढ़ गए हैं। तो कहा कि 2-3 गिलास पानी पीना है। बस आज का केवल इतना सही मैसेज है, इतनी सी चिकित्सा है। कल सुबह सब लोगों को यही करके आना है। अब पहला दिन स्टार्ट हो रहा है लोगों के इलाज के लिए, उपचार के लिए। अगले दिन सब लोग सुबह है, राजा का भी आदेश था, गुरुजी का भी आदेश था, लोग 5, 5:15 बजे तक सब लोग जग गए और सब लोगों ने 5:30 बजते ही 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिया। पानी पिया तो क्या होगा? अब ये गुनगुना पानी पीने से क्या होगा? पेट की सफाई। बीमारी की जड़ कहाँ है? पेट में। तो गुरुजी ने पहला समाधान ये दे दिया कि सुबह जल्दी उठना है और दूसरा काम करना है 2-3 गिलास गुनगुना
पानी पीना है। तो आज सुबह उठते ही जब लोगों ने सबने 2-3 गिलास पानी पिया, सबके पेट साफ हुए। जब सब लोग दोपहर में पहुंचे वहां स्टेडियम में, तो गुरुजी ने पूछा ज्ञानी संत ने, कैसे फीलिंग हो रही है भाई आज? बोले आज हमें पेट बड़ा हल्का हल्का महसूस हो रहा है, आज तो हमारी कब्ज भी निकल गई, पेट पूरा साफ हो गया, आज शरीर में कुछ हल्कापन लग रहा है। बोले बहुत अच्छी बात है, कल तुम लोगों को नया एक काम और करना है। बोले क्या काम करना है? बोले कल तुम सब लोगों को सुबह 30 मिनट तक मॉर्निंग वॉक करनी है। सब बोलो क्या करना है? 30 मिनट तक मॉर्निंग वॉक करनी है। ठीक है, तो अब पहले दिन क्या हुआ, 5 बजे उठे, 2-3 गिलास गुनगुना पानी पीना अब रोज शुरू किया। अब तीसरे दिन से रोज 30 मिनट तक मॉर्निंग वॉक करनी शुरू की। अब 30 मिनट तक मॉर्निंग वॉक करेंगे तो शरीर का आलस्य घिरा हुआ रहेगा कि दूर होगा? दूर होगा। अब आलस्य भी दूर हो गया, आज लोगों को बड़ा यूं फिटनेस जैसा लग रहा था। दोपहर में सभी एकत्रित हुए, बोले कैसा फीलिंग हो रहा है? बोले सब आज थोड़ा अच्छा फीलिंग हो रहा है, बॉडी में भी अच्छा लग रहा है, माइंड में भी अच्छा लग रहा है। बोले ठीक है, अब कल से तुम सब लोगों को अब यही स्टेडियम में आना है, और यहाँ आने के बाद मैं कल से तुम सब लोगों को 30 मिनट तक योगा और प्राणायाम करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? योगा और प्राणायाम। तो मैं तुम सब लोगों को कल से यहाँ पर सूर्य नमस्कार की क्रिया कराऊंगा और प्राणायाम संपन्न कराऊंगा। तो अगले दिन सब लोगों ने सूर्य नमस्कार की आवृत्तियां करनी शुरू की। तो बॉडी में जो अकड़पन आ गया था, वो सारा अकड़पन उनका दूर हो गया, बॉडी में लचीलापन आने लग गया। सूर्य नमस्कार किया तो चेहरे पर भी तेज आने लग गई, शरीर में स्ट्रेंथ बढ़ने लग गई। और गुरुजी ने अपनी ओर से प्राणायाम करवाए। उन्होंने कपालभाति, अनुलोम विलोम और दीर्घ श्वसन प्राणायाम का अभ्यास कराया। उनके द्वारा कराए जाने वाले इन 3 प्राणायाम के अभ्यास से अब बॉडी में एक्स्ट्रा प्राण शक्ति का लेवल बढ़ना शुरू हो गया। अगले दिन फिर सब लोगों को उपस्थित होना था, सब आ गए। बोले गुरुजी बॉडी में अब काफी राहत महसूस हो रही है, मोटापा भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है, पेट भी अब हल्का पड़ रहा है। तो बोले अब आज से तुम लोगों को नया काम ये करना है, रोजाना सुबह है नाश्ते करो बंद, और रोजाना सुबह 300 ग्राम के करीब फल का सेवन करो। क्या करो? नाश्ता, पास्ता, पिज्जा, इनको करो बंद। और अब क्या करना है, तुम सब लोगों को सुबह 300 ग्राम फल लेना है। मौसम का जो भी फल आ रहा है रोजाना उसे सेवन करो। कितना ग्राम? अंगुली बढ़ाकर बोलो, कितना ग्राम? 300 ग्राम। एक व्यक्ति को कम से कम 300 ग्राम फल खाना ही चाहिए। आप बड़ी एक एप्पल ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, जो मौसम का फल है वो फल ग्रहण करो। तो सबने, उस समय एप्पल का मौसम चल रहा था, तो सब लोगों ने बड़ी बड़ी एप्पलें मंगवाई और धाप करके सबने एप्पल खाई। अब लोगों को काफ़ी बेटर फील होने लगा। जो व्यक्ति रोजाना एक एप्पल खाएगा, बड़ी वाली काश्मीरी, 1 एप्पल नो डॉक्टर। सब बोलो, 1 एप्पल इक्वल नो डॉक्टर। जो व्यक्ति रोजाना सुबह 1 एप्पल खा रहा है उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है। जो व्यक्ति 1 लेमन नो फैट, 1 लेमन इक्वल नो फैट, जो व्यक्ति रोजाना 1 नींबू का रस गुनगुने पानी में पीता है, उस आदमी का मोटापा निश्चित तौर पर कम होता है। 1 तुलसी लीफ नो कैंसर, 1 तुलसी लीफ, रोजाना 1 पत्ता तुलसी का खाने वाला, उसे कभी कैंसर नहीं होता है। 1 ग्लास मिल्क नो बॉर्न डिजीज, जो व्यक्ति रोजाना 1 गिलास दूध पीता है गाय का, उस व्यक्ति की हड्डियां कभी कमजोर नहीं होती, उसे पर्याप्त कैल्शियम मिल जाता है। तो गुरुजी ने अपनी ओर से समाधान दिया कि रोजाना 300 ग्राम फल सेवन किया करो। अब अगले दिन फलाहार लिया, पेट काफी हल्का फुल्का हो गया, काफी अच्छी फीलिंग करने लगे। पहला नियम क्या बताया था? नंबर 1, सब बोलो तो। नंबर 1, सुबह 5 बजे जगना। नंबर 2,
सुबह उठकर 2-3 गिलास गुनगुना पानी पीना। नंबर 3, मॉर्निंग वॉक करना। नंबर 4, योगा प्राणायाम करना। नंबर 5, फल का सेवन करना। वेरी गुड। नंबर 6, छठे दिन उन्होंने समाधान दिया, अब सभी लोग ध्यान दो, अब तक हमने नाश्ते तक को ठीक किया है, अब हमें, क्योंकि बीमारियां कहां से आ रही है? पेट से। तो इसको ठीक करना ये डॉक्टर के हाथ में कि हमारे हाथ में? हमारे हाथ में है। कम करनी है दवाइयां तो कम करो अपनी थालियां। कम करनी है, सब बोल लो, कम करनी है दवाइयां तो कम करो थालियां। एक्स्ट्रा खाते रहेंगे तो पेट भी तो एक्स्ट्रा बढ़ेगा, और हमने थालियों पर संयम कर लिया तो पेट अपने आप ही हमारा संयमित हो गया। पेट संयमित हो गया तो स्वास्थ्य अपने आप ही सध गया। स्वास्थ्य का संगीत, स्वास्थ्य का आनंद, स्वास्थ्य का धन हमें अपने आप ही प्राप्त हो गया। तो अब छठा काम है और वो है भोजन। बोले आज से तुम सब लोगों को क्या करना है? तो बोले कि नंबर 1, भोजन में 1 कटोरी दही रखो। बोलते जाओ, भोजन में क्या रखो? अपने लिए लक्ष्य बनाओ, हेल्थ को हमें सेट करना है। जैसे वीणा के तारों को सेट किया जाता है, वैसे ही हमें अपनी हेल्थ को सेट करना है। और सेट करने के लिए अब भोजन की थाली, क्या क्या चीजें हमारी भोजन की थाली में होनी चाहिए? नंबर 1, 1 कटोरी दही। सब बोलो, 1 कटोरी दही। नंबर 2, 1 कटोरी दाल। और जिनको लगता है कब्ज रहती है, जिनको लगता है दुबले पतले ज़्यादा हैं, वे 1 कटोरी दाल में 1 चम्मच घी भी, गाय का घी भी उसमें डाल लिया करो। तो उससे कब्ज की बीमारी भी हमारी जड़ से खत्म होगी और बॉडी में स्ट्रेंथ भी हमारी बढ़नी शुरू हो जाएगी। नंबर 3, पहला रखा है दही की कटोरी, दूसरा रखा है दाल की कटोरी, तीसरी रखो सब्जी की कटोरी। तीसरी क्या है? सब्जी की कटोरी। चौथी चीज रखो और वो है सलाद। चौथा क्या है? सलाद। अब 5वीं चीज है और वो रखो कोई भी एक मीठा। मिठाई कितनी खानी चाहिए? 1 पीस। तो भोजन में मिठास का तत्व भी होना चाहिए, षटरस होना चाहिए। तो मिठास कुछ नहीं है तो गुड़ की एक ढेली, गुड़ का एक टुकड़ा भी रख लिया, वो भी अपने आप में मिठास आ गई। भोजन में 3 चीजें होनी चाहिए। पहला है स्निग्धता, यानी चिकनापन होना चाहिए। दूसरा है मधुरता, उसमें मिठास होनी चाहिए। और तीसरा है ताजापन, वो आज का बना हुआ होना चाहिए। तो अब सामने क्या क्या चीज रखी है हमने भोजन में? नंबर 1 सब बोल लो, दही। नंबर 2 दाल। नंबर 3 सब्जी। नंबर 4 सलाद। नंबर 5 मिठाई का 1 पीस। और नंबर 6 रोटी। नंबर 6 क्या है? रोटी। अब रोटी संभव हो तो मिक्स आटे की लो, संभव ना हो तो आज गेहूं खाया तो कल बाजरी खाओ, परसों मक्का खाओ, तरसों जौ खाओ। जैसी हमारी बॉडी को साता हो वैसा, या जैसी आदत हो वैसा सेवन हम कर सकते हैं। ये 6 चीजें भोजन में आज से तुम सब लोगों को ग्रहण करनी है। तो दही में हमें सारे बैक्टीरिया मिल गए, दाल में हमें सभी तरह के पोषक तत्व मिल गए, सारे विटामिन मिल गए, सब्जी से भी हमें सारे पोषक तत्व मिल गए हैं, सलाद से हमें कुछ जीवित कोशिकाएं मिल गई हैं। हम लोग क्या करते हैं? खाना पका पका कर खाते हैं। तो ज्यादा पका कर खाते हैं तो क्या होता है? जो भी हमने खाना खाया सब मृत भोजन लिया। पर सलाद क्या है? जीवित कोशिकाएं उसमें रहती है। तो कुछ तत्व सलाद के रूप में भी ग्रहण कीजिए ताकि शरीर में कुछ जीवित कोशिकाएं जा सके, ताकि हमारे शरीर की जीवित कोशिकाओं को कुछ जीवन तत्व भी प्राप्त हो सके। 6 तरह के चीजें भोजन की थाली में रखते हुए, 1 रोटी खा लो दही से, 1 रोटी खा लो सब्जी से, 1 रोटी खा लो दाल से। मतलब 4 रोटी बहुत हो जाएगी भाई। मैं 2 रोटी खाता हूँ तो मैं 2 रोटी खाता हूँ तो मैं 1 सब्जी से 1 रोटी खाता हूँ, दूसरी से
एक रोटी खाता हूँ, तो मैं 2 फुलके 2 रोटी खाने का अभ्यस्त हूँ, तो 4 रोटी आदमी के लिए सफिशियंट होती है। बॉडी में इतनी ज़रूरत नहीं है जितना हम इसमें डालना शुरू कर चुके हैं। इसलिए मैंने अनुरोध किया, ये कौन सा है, छठा नियम, और वो है भोजन। तो बोले 7वां, अगले दिन फिर बुलाया और कहा कि आज मैं तुम सब लोगों को स्वस्थ रहने का 7वां नियम सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और वो है 7वां नियम कि भोजन और पानी दोनों कभी भी एक साथ सेवन मत करो। जब पानी पियो तब केवल पानी पियो, जब भोजन करो तो केवल भोजन करो। क्योंकि भोजन हम तब करते हैं जब हमें भूख लगती है, और जब हम भूख लगी और भोजन कर रहे हैं उस समय अगर हमने पानी डाल दिया ठंडा, तो भोजन तो किया हमने गर्म और पानी डाला हमने ठंडा, तो हमारी जठराग्नि ठंडा पानी जाते ही वो मंद पड़ जाती है। तो फिर क्या होगा, अपच होगा, खाना खाया हुआ हजम नहीं होगा, उससे जितने बॉडी में रसायन बनने चाहिए वो रसायन नहीं बन पाएंगे। तो अब ऐसी स्थिति में अपन लोगों को छठा नियम क्या है, भोजन, और 7वां नियम क्या है, भोजन और पानी। क्या कहा बेटा, मैंने क्या कहा अभी, 7वां नियम, भोजन और पानी दोनों साथ साथ नहीं लेना चाहिए। भोजन कर लिया, उसके 1 घंटा बाद पानी पियो, या भोजन करने से 1 घंटा पहले पानी पी लो, पर भोजन और पानी दोनों को मिक्स मत होने दो। मैंने कभी राजीव दीक्षित जी को सुना था, तो वो ये गारंटी के साथ कह रहे थे, और वो कह रहे थे केवल एक पानी को भी आदमी सही ढंग से पीना शुरू कर दे तो केवल एक पानी के जरिए आदमी अपनी 100 बीमारियों को मिटा सकता है। तो भोजन और पानी दोनों साथ साथ में मत लीजिए, 1 घंटे का गैप दीजिए। 8वां नियम, 8वें दिन अगले दिन फिर बुलाया, बोले आज मैं 8वां नियम सिखा रहा हूं, और 8वां नियम यह है कि रात को 10 बजे तक सो जाओ। 8वां नियम क्या है, रात को 10 सवा 10 बजे तक सो जाओ। शाम का भी अगर भोजन करो ना तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हेल्थ को सेट करने के लिए पेट को सेट करना जरूरी है, और पेट को सेट करने के लिए सबसे पहले हमें भोजन को सेट करना जरूरी है। तो अक्सर सभी लोग ध्यान रखें कि शाम का भोजन हल्का फुल्का होना चाहिए। बीमारियों की जड़ कहां से हो रही है, हम लोगों ने शाम का भोजन एक्स्ट्रा एनर्जेटिक हमने करना शुरू कर दिया है, एक्स्ट्रा गरिष्ठ भोजन लेना शुरू कर दिया है। पूरे देश भर में जो नई परंपरा चल पड़ी है कि रात को कार्यक्रम करने की, शादियां रात को, बर्थडे पार्टियां रात को, जो भी फंक्शन होते हैं लोग रात को करने लग गए हैं। तो बीमारियां जितनी भी पैदा हो रही हैं वो रात को होने वाले भोजन की वजह से हो रही है। एक तो हम साल में आजकल इतने कार्यक्रम होने लग गए हैं कि लोग अपने घर की रोटी तो कम खाते हैं, और साल में 365 दिन में कम से कम 200 दफा तो आदमी बाहर में खा ही लेता होगा, कभी होटल के नाम पर, कभी शादी के नाम पर, कभी किसी अन्य कार्यक्रम के नाम पर। तो आजकल फैशन हो गई ना, कहीं भी कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो लोग कार्यक्रम के साथ भोजन होना जरूरी है, और अगर आपने भोजन नहीं किया तो कार्यक्रम का क्रियाक्रम हो जाएगा। तो आजकल ये परंपरा पड़ गई है कार्यक्रम के साथ में भोजन जरूरी है। तो अब ये लगता है कि लोग अब इतने भोजन प्रिय हो गए हैं कि वे कार्यक्रम के लिए नहीं जाते, वे भोजन के लिए जाते हैं। किसके लिए? दिन भर लोगों को क्या सोचता है, जीमण जीमण जीमण। उनका जीमण यानी मन कहाँ है, जीमन में। उनका मन कहाँ अटका हुआ है, जीमण में। तो ये जो अति हम जो भोजन कर रहे हैं, और जीमण में भोजन सादगी वाला होता है क्या? कभी कभी ऐसा सुनने में आता है हमें भी कि जैसे कभी किसी पूजा के लिए फ़ोन करवा देते हैं ना कि साहब पूजा है, सब लोग पधार जाइएगा, तो किसी किसी व्यक्ति का ये जवाब भी सुनने को मिलता है कि साहब वहाँ भोजन है कि नहीं, प्रसादी है कि नहीं। तो मतलब उसको सुनकर लगता है कि लोग पूजा के लिए नहीं आएंगे बल्कि किसके लिए आएंगे, प्रसादी के लिए, भोजन के लिए। तो कहीं भोजन भट्ट होते हैं, कहीं क्या होते हैं, भोजन भट्ट होते हैं। तो ऐसे जीमाकीय होने के कारण फिर वो बीमार पड़ते हैं। बहुत सुंदर।
तो रात को हमें कितने बजे सो जाना चाहिए? यस, कितवा नियम हुआ? 8वां। रात को कितने बजे सोना चाहिए हमें? 10 बजे तक। चलो युग बदल गया, 10:30 बजे तक सो जाओ। पर जो लोग 1-1, 2-2 बजे तक जगे हुए रहते हैं, हालांकि उनके पास कोई काम बहुत बड़ा कर रहे हो ऐसा भी नहीं है। अक्सर लोग जो 12-1 बजे तक जगे हुए हैं उसके पीछे एक ही वो नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी है मोबाइल बाई सकी। किसकी नौकरी कर रहे हैं वो? हाँ, वो कहते हैं घर में कोई एक जना भी अगर टीवी चालू कर देता है तो घर के सारे लोग भी फिर सो नहीं पाते हैं। सोना कितने बजे चाहिए हमें? हजारों साल तक जो मनुष्य कम दवाओं में भी जीवित रहा था, कम डॉक्टरों में भी स्वस्थ रहा था। वो कहते हैं महाराणा प्रताप का भाला इतना भारी था कि जितनी आज हमारी बॉडी का वजन है ना, उतना तो केवल उनके भाले का वजन था। दैट मीन्स उन लोगों का शरीर फिर भी बहुत मजबूत रहता था, क्योंकि वे संयमित अपना जीवन जीते थे। रात को 10 बजे सो, सुबह 5 बजे जगेंगे तो हमें 7-7.5 घंटे की पर्याप्त नींद मिल गई। नींद भी शरीर के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि हमारे लिए भोजन जरूरी होता है। तो वो भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी होता है। इसलिए मैं सभी भाई बहनों से ये खास तौर पर कह रहा हूँ, नींद पर भी ध्यान दो, क्योंकि इस शरीर की बैटरी को चार्ज करने वाली अगर कोई चीज़ है तो उसका नाम क्या है? नींद। और गहरी नींद तभी आएगी जिसने व्यक्ति ने सुबह सुबह 30 मिनट मॉर्निंग वॉक किया है, योगा किया है, एक्सरसाइज किया है, प्राणायाम किया है, स्वस्थ भोजन किया है, उस व्यक्ति की नींद भी अच्छी होगी। लोगों ने सोचा अब तो पाठ पूरा हो गया होगा, लेकिन उन्होंने अगले दिन फिर बुलाया और कहा कि अगले दिन फिर आना है। अगले दिन उन्होंने नया पाठ सिखाया स्वस्थ रहने के लिए, और वो पाठ था वर्तमान में जियो। क्या है 9वां पाठ? स्वस्थ रहने का 9वां नियम क्या है? वर्तमान में जियो। न अतीत के लफड़े में पड़ो और न भविष्य के लफड़े में पड़ो। किस में जियो? वर्तमान में। जो बीत गया सो बीत गया, उसका छाती कूट अपने दिमाग पर, उसकी सरपच्ची अपने दिमाग पर लेकर मत चलो। रात को सो ना तो छाती कूटा नहीं रहना चाहिए, छाती बिल्कुल हल्की फुल्की रहनी चाहिए। और लोड लेकर बैठेंगे तो छाती कूटा लेकर के हम लोग सो रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा, वर्तमान में जीने की आदत डालो। विश्वास रखो, जो चौंच देता है वो चुग्गा भी देता है। भगवान सबको सुबह भूखा उठाता है, पर किसी को भी भूखा सुलाता नहीं है। इसलिए वर्तमान में जियो, भविष्य के लफड़े में मत पड़ो। अब जो होगा सो होगा। कल जो परमात्मा ने हमारे भाग्य में लिख रखा है वो हमारे जीवन में ज़रूर होगा। वो 2 व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा, यार मैं थोड़ा आजकल टेंशन में रहता हूँ। बोले, भाई टेंशन में क्यों हो? बोले, यार मैंने सुना है कि हर आदमी मरता है। बोले, हाँ यार ये तो बिल्कुल पक्का तय है कि हर आदमी मरता ही मरता है। बोले, यार मरता है, मैं इसी बात को लेकर टेंशन में हूँ। बोले, इसमें टेंशन क्या करना है, तो जीवन का सत्य है कि सबको मरना है। बोले, टेंशन इसका नहीं है कि हर आदमी मरता है, टेंशन इस बात का है कि जब सारे ही मरते हैं और मरते 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 चले जाएंगे तो दुनिया में अंतिम जो आदमी बचेगा उसको शमशान कौन लेकर जाएगा? जो अंतिम आदमी बचेगा उसे शमशान कौन लेकर जाएगा? वो उसी बात को लेकर के ही चिंतित है। प्लीज अपने आप को वर्तमान के साथ केंद्रित करो। मैं स्वयं भी जीता हूं और अपने सभी स्नेही जनों को भी प्रेरित करता हूं, कल की मत सोचो, अतीत के बारे में भी मत सोचो। जो था सो था। बोले, वो बहुत बड़े महान हुए, भाई हुए तो हुए, हमें हमारा जीवन महान कैसे बन सकता है? हम तो इस बात के प्रयास में लगे हुए रहेंगे कि भाई उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। भाई कहा होगा, हमारा जीवन उसकी बिल्कुल अलग जा रहा है। फिर याद दिला रहा हूँ, वर्तमान में जियो। किस में जियो? वर्तमान में जियो। आपने कभी वो घड़ी देखी है जिसमें पुरानी घड़ियाँ होती थी, ऊपर बाड़ू भरी रहती थी और 48 मिनट में वो ख़त्म हो जाती थी, बालू नीचे गिरती रहती थी। तो अब आदमी 3 विकल्प है। एक तो वो रेत जो घड़ी में नीचे गिर गई, एक वो रेत जो अभी गिरनी बाकी है, या वो रेत जो
अभी बीच में चल रही है। हमें ध्यान किस पर देना चाहिए? जो बीच में अभी चल रही है, अर्थात वर्तमान पर ध्यान दोगे तो जीवन को सार्थक करेंगे। भूत भविष्य के लफड़े में पड़ोगे तो लोड ही लोड है, छाती कूटा ही छाती कूटा हमारा बढ़ना है। इसलिए टेंशन फ्री बनो, जो जीवन देता है वो जीवन की व्यवस्था भी देगा। और अगर हमारे भाग्य में वो है ही नहीं तो उसका टेंशन पाल करके भी क्या कर लेंगे? आपके बेटे की शादी हो गई, अच्छी बात है, संसार की व्यवस्था हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो भी अच्छी बात है, भगवान आपके लिए कोई सुख लिख रखा होगा। नहीं तो जैसे आपके 4 बेटे हैं, 3 बेटे शादियां कर करके निकल गए तो 3 निकल गए, वैसे चौथा भी निकल जाएगा। भगवान ने आपके भाग्य में सुख लिख रखा है, इसलिए चौथे की शादी उसने नहीं करवाई है, अन्यथा उसकी भी शादी हो गई तो वो भी खिसक जाएगा। तो जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। परमात्मा की ये व्यवस्था है, जो है उसे अच्छा रखे। मैं कह दिया करता हूँ कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, नीयत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी। नीयत अच्छी रखो, हमेशा अच्छे कर्म अपने करते रहो, बाकी जो फल आना है वो हमारे भाग्य में जो होगा सो हो जाएगा। अंतिम 10वां अंतिम दिन अगले दिन और बुलाया और कहा कि कल मैं अंतिम पाठ पढ़ाऊंगा स्वस्थ रहने का। और अंतिम दिन उन्हें बुलाया गया सबको, पूरे नगर वासियों को, और कहा गया भाई अंतिम पाठ ये पढ़ा रहा हूँ स्वस्थ रहने का, हेल्थ को सेट करने का, और मेरा अंतिम पाठ है जीवन में अब जो तुम सब लोगों का जीवन है जितना भी बचा हुआ है, बच्चे बन करके जीना। कैसे जीना? वापस बोल लो। बच्चे बन करके जीना। कैसा बन करके? वापस बोल लो। बड़े बनकर जीने में ही सारे छाती कूटे हैं, और जो छोटे हैं वो फ्री हैं। घर का गार्जियन होते ही लफड़ा आपके माथे पर आ गया। और हमारे यहाँ एक भाई साहब हैं, चंपालाल जी सोनी, तो बड़े अच्छे, मतलब बहुत अच्छे उदार प्रकृति के व्यक्ति हैं, समुद्र धाम के ट्रस्टी हैं। तो वो एक लाइन कहा करते हैं, और उनकी लाइन होती है, जो सुख चावे जीवन है। सब बोल लो, जो सुख चावे जीवन है। अर्थात तू अपने जीव को अगर सुख देना चाहता है, वापस बोल लो, जो सुख चावे जीवन है, तो गेलम गेलो रहे। तो तू थारे गेलो बनने रहे। गेलो यानी पागल, भोड़ो, तो तू थारे भोड़ो बनने रहे। जो ही तू समझदार बनने हाथ घालियो नहीं कि उखड़ पर मूसड़ आने थारे माथे पर पड़ जावेला। इन वास्ता जो सुख चावे जीवन है तो गेलम गेलो रहे। बच्चे बन करके जियो। ये बच्चे होते हैं ना, इन कुछ भी कर लो, मटर गश्ती करते रहते हैं, इनको थप्पड़ मार लो कोई फर्क नहीं पड़ता, डांट लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, मस्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं, कुछ भी इनको कर लो, इनको कोई फर्क वरक नहीं पड़ता, ये अपनी मस्ती में रहते हैं। मैं यही कहता हूँ, मस्त बन करके जियो। कैसे जियो? मस्त बन करके जियो। तो आदमी सहज जीवन जिए, स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे, हर हाल में हम आनंदित रहेंगे। बस सार रूप में एक लाइन वापस बोल लो, स्वास्थ्य ही हमारा धन है। पहला धन निरोगी काया। सब बोलो, पहला धन निरोगी काया, बाकी सब कुछ है मोह माया। बाकी सब कुछ है मोह माया। तो सबसे पहले हमें जिसके प्रति जागरूक रहना चाहिए वो है हमारी हेल्थ, और उसके लिए हमने आज 10 नियम सीखे हैं। 6 तरह के भोजन, 10 नियम, 3 प्राणायाम। क्या क्या हमने सीख लिया आज? सब बोल लो। 6 तरह के भोजन, 10 नियम सुबह से लेकर रात तक, और 3 प्राणायाम। ये छोटी सी सार बात जिन जिन लोगों के दिमाग में उतर गई है, और अगर वो इन 10 नियमों को अपने जीवन के साथ लागू करते हुए ये वर्ष अगर इसके लिए समर्पित करते हैं, मेरा दावा है हर आदमी अपना डॉक्टर, अपना चिकित्सक खुद बनेगा, खुद व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। और इस तरह से फिर वापस दोहराते हैं, ऐसा कोई बीज नहीं जिसका फल ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल ना हो।
सम्मान खुद का करना सीखो। मेरा चिकित्सक मैं बनता हूं और आपके चिकित्सक आप बनिए। श्री प्रभु शरण।